मेरा नाम कविता है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? ये एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाकया। ये रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी नींद खुल गई और मैं घबराकर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गई कि रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे मदद की बहुत जरूरत है, मैं जख्मी हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत खराब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाजा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वो लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसके खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वो कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और न ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर भागकर चली आई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे भागी। वो कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी, मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वो कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता, अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और न ही पहुँचाऊंगी, मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ कि ये खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी है तो वो खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वो कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक हल यही है कि तुम इस पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में मैं उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वो ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहाँ से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाजा खोलते ही अंदर घुसते चले आए। वो मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं या किसी को अपने घर में जगह दी हो? मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए तो मेरी जान को बनाई। मेरी सांस अटकने लगी कि कहीं इनको पता न चल जाए कि वो औरत कहाँ है, मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वो खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहने लगा, मैडम जी वो इस घर में नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वो सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून और चैन की सांस ली।
उनकी आपस की बातों से पता चला कि वो मुंबई जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट में मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वो थरथर कांप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और वहाँ नहीं जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदलकर वो रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा अब अगर इसकी मदद कर रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी ले आती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। न जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वो एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और ये कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? ये सुनकर कि वो मुंबई जेल की जेलर है, मेरे तो होश ही उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर होके मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हो? तो वो कहने लगी कि बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी। क्योंकि मैं ये सब आपसे इसीलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात हैं। वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक हो रहा है। मेरा नाम गौरी है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी जिंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपए की भी रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी जिंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किलों से ही हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसीलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं भी उनसे कहती थी कि पिताजी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐशो आराम है, उन लोगों के घर रोजाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी, और हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते। हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क जैसी। पिताजी हंसकर कहते, बिटिया रानी, तो फिक्र न कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल की जेलर बनूंगी? पिताजी कहते, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, तू अच्छे नंबरों से परीक्षा सब पास कर लेगी तो लग जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पिताजी, आप भी किस जमाने में जी रहे हैं? मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात नहीं। पिताजी ने गुस्से से कहा, न रिश्वत और न ही सिफारिश, कभी भी जिंदगी में इन दोनों चीजों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिताजी का तो वो हाल था कि वो ईमानदारी और फर्ज पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने लग गई और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई की जेल का जेलर बनना है और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी और टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नियत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई की जेलर सिलेक्ट हो गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे जिंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर कैद थी। शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी। मैं वहाँ सैल्यूट करती तो मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता था।
गौरी यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उनका यूं चुप होकर रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी में यूं खो गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, गौरी फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वो सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गई तो मुझे तसल्ली हुई। वहाँ औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद औरतें नाश्ता करती और उसके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की पीसती थी, कुछ सिलाई करती थी और जो नौजवान लड़कियां थीं उनको पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वो वहाँ से निकलने के बाद कुछ बनकर निकले। शाम को सूरज डूबता और जब रात होने को आती उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू के दिनों में इतना अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जेल उससे कहीं बढ़कर खौफनाक होती है। औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थी उनको अलग अलग सेल में रखा जाता था। मुझे अपना काम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। लगता था जैसे इन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोजाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आती थी। इसीलिए न सिर्फ खुद काम करती बल्कि अपने साथ के लोगों को खूब दौड़ाया करती थी। मैं अपनी नरम दिली की वजह से औरतों में बहुत मशहूर हो गई, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी। औरतें बताती थी कि मुझसे पहले जो जेलर थी वो काम धाम तो कुछ नहीं करती थी, बस रोब झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह के जिसको मर्जी मारती पीटती थी। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों को कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह के बगैर थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सरेंडर करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से रोजगार सिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया। वहाँ मेरे काम को खूब सराहा गया, खूब सारी तारीफें हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक आला अफसर मनीष का रिश्ता आया, जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही ख्यालात के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर उसी वक्त आती है जब वो ज्यादा ही सुख की जिंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी से भरे हुए डिब्बे अंदर जाने लगे। शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीजें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोजाना देसी घी के डिब्बे जेल में आने जाने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि ये क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज रोज देसी घी के डिब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वो होता है जिसने कैदियों में से ही अपने जासूस बनाए हों ताकि उसको पल पल की खबरें मिलती रहें। मैंने भी उसी औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था, जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को 1 हफ्ते के लिए सरेंडर किया था। मेरे इस अंदाज से वो मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए एक दिन मैंने सारे देसी घी के डिब्बे खुलवाए और अच्छे से डिब्बों की तलाशी ली। उन डिब्बे में देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने उससे कहा, मुझे अंदर मालूम करके बताओ ये देसी घी के डिब्बे आखिर आते किसके लिए हैं और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट बनाकर दो। मेरी ड्यूटी ज्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी को जुर्रत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। इसीलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, गौरी, क्या आपको देसी घी के डिब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर गौरी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा,
हाँ, रोजाना ही कई डिब्बे देसी घी के जेल के अंदर जाते थे और मेरे नजदीक ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाजा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नजरों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर जो खबर सुनाई वो सुनकर ही मैं दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर और सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय के भी 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। जासूस ने जिनके नाम बताए उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। वो औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थीं, दुबली पतली सी थीं, मगर अब देखा तो वो काफी सेहतमंद लग रही थीं। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, मैडम जी, ये सारा कमाल इसी देसी घी का है। ये इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नजरअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी। मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहां रात को जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही है। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी कि वो कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वो कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहली चौंका देने वाली बात तो ये थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या जरूरत थी, और जबरदस्त बात ये कि जेल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या तुक बनती है। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखा, लेकिन इसके अलावा कोई और जबरदस्त बात मेरी गिरफ्त में न आ सकी। मैं कुछ भी पूछकर इनको मोहतात होने का मौका नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो मौका आएगा कि कोई और सबूत मिलेगा। और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के 11 बजे थे। मैंने अपना सिर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया कि लेडी कांस्टेबल है। वो मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वो किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवा मैडम को दी है उसने असर कर दिखाया। मैडम सो रही हैं, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसीलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ से चली गईं। मैंने हैरत से सोचा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है जेल में, जिसकी मुझे खबर नहीं थी, और मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इनकी बातों से अंदाजा हुआ कि जो भी हो रहा है इसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर। उठते ही मेरा सर चकराने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मैं कहाँ पर हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसीलिए घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतों के सेल की तरफ आई ताकि कोई बात इनके बारे में पता कर सकूं, मगर वहाँ पर सब ठीक लगा तो मैं वापस घर आ गई। घर आकर मैं सोचती रही कि इस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वो बात कर रही थी। इसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वो पी नहीं, पास के ही वॉश बेसिन में बहा दी और खाली कप रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो कप लेने आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ इस अंधेरे कमरे में वो औरतें रहती थी जो रोज देसी घी खाती थी, लेकिन आज वहाँ उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी थी। मैं एकदम उन सब पर चिल्लाई और मैंने चीख कर कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो नजारा मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वो औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्तों से या महीनों से ये काम किए जा रही थी।
वो औरतें कत्ल के जुर्म में यहाँ जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वो दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और इस काम में मेरा पूरा कार्यालय भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल का यूं मुझे सामने देखकर सांस रुक गया। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, जिसके टॉर्च ऑन करके वो उनके सर पर खड़ी थी। वो सुरंग खोदती थी, इसीलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम नहीं होता, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वो देसी घी खाकर रोजाना की 3-4 घंटे सुरंग खोदने पर लगा देती थी। वहाँ खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडी कांस्टेबल को पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था, वो कौन था? वो बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज किसी को फोन मत कीजिए। अभी मैंने फोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। होश में आई तो मैंने देखा मैं खुद भी जेल के ही एक कमरे में कैद थी। मुझे याद आया कि मैं फोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। वो लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। इसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मेरे सर पर वार किया होगा। मैं होश में आई तो देखा कि वो अकेली नहीं थी। जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी, वो साथी उस वक्त उसके साथ मौजूद थी, लेकिन इसकी साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वो हो सकती थी। वो तो नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वो एक लापरवाह लड़की है, मगर वो इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देगी। फिर इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। इन्हीं दोनों की मदद से वो कैदी औरतें सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वहाँ की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए। पैसों के लालच में आकर ऐसे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी जेल के अंदर चेक होकर आता था, उस देसी घी में खास एस्ट्रॉइड शामिल किए जाते थे, जिसके रोजाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती है। ये देसी घी चोरी चोरी अंदर ही अंदर बेचा जाता था। ये कोई मामूली देसी घी नहीं था। ये सारा काम रात के वक्त इस जेलर की मौजूदगी में निहायत चोरी चुपके होता था। इस जेलर ने ये सारी बात मुझे खुद अपने मुंह से बताई। उसने अपने सारे जुर्म मेरे सामने कबूल किए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसने मुझे मेरे ही जिस दफ्तर में कैद किया है, वहाँ तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगाकर रखा हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से उसका जुर्म कबूल करवाना होता था तो मैं उसको इसी कमरे में ले जाती थी और उसका बयान इसी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का खत पोस्ट कर दिया ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लगाए गए थे। इसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वो मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैं उस पर काबू पाकर वहाँ से फरार हो गई और तब से वो मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। ये थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर भी हिचकिचाते हुए गौरी से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर गौरी कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वो खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है। सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर यही मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गौरी मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है, तभी तो दूसरी जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा है और अब के टेस्ट देने जाना है। अगर तो मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर गौरी को कहा कि मेरे सब घरवाले ऋषिकेश शादी में गए हुए हैं, आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फोन किया और उसके साथ चली गईं। मुझे ये सारी कहानी जानकर इस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ था। गौरी एक ईमानदार जेलर थी।
मैंने अगले दिन पेपर दिया और विनती करने लगी कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट हो जाऊं। मेरा मकसद गौरी की बेगुनाही साबित करना था और इस मकसद के लिए जरूरी था कि मैं मुंबई जेल के अंदर जाती, और ये सिर्फ जेलर की ही हैसियत से मुमकिन था, जो कि शायद मैं ही कर सकती थी। मेरी प्रार्थना रंग लाई, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे गौरी ने ही करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई थी। मैंने वहां जाते ही पहले दिन देख लिया था कि वो कौन सी औरतें थीं जो सुरंग खोदती थीं और देसी घी हजम करती थीं। इन औरतों को देखकर अंदाजा हुआ कि इनका काम अभी भी जारी था। मैंने चुप करके बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर ये बताया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसके जिम्मेदार रात की ड्यूटी वाली जेलर और लेडी कांस्टेबल हैं। इसके साथ ही मैंने वो कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ में भिजवा दिया, जो मुझे ठीक उसी जगह मिला था जिसका मुझे गौरी ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल के सेल में छापा पड़ गया, जहां सुरंग खोदी जा रही थी, और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। ये सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे ही दिन किया था, क्योंकि मेरा इरादा ही यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर गौरी की बेगुनाही साबित हो गई और उसे उसकी पोस्ट दोबारा से दे दी गई। मुंबई जेल की नाइट ड्यूटी और जेलर की पोस्ट गौरी को दे दी गई और दिन की ड्यूटी मुझे दे दी गई। जेलर गौरी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की, और अब मेरी जेलर गौरी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने पहले की तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आपको अपनी सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मोहब्बत सच्ची हो और दिल से की जाए तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। मेरी माँ ने मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से ज़बरदस्ती तय कर दी, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को बेहोशी की दवा देकर रोज़ अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन इस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही उसने, मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये भी कहा जा सकता है कि मोहब्बत कोई आम चीज़ नहीं होती जो हर इंसान को मिल जाए। मुझे भी एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। उसके लिए मैं अपनी जान और अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। अपने माता पिता, अपने ख़ानदान वालों से सबसे लड़ी थी। अपने माँ बाप को ये सब बताने के बाद मैं उनकी नज़रों में गिर चुकी थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी मोहब्बत मेरे दिल में भगवान ने डाली है। अगर भगवान ने इसको मेरे नसीब में लिखा है तो ये मुझे मिल जाएगा, और अगर ये मुझे नहीं मिला तो भगवान ने इसे मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है। हम खुद से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि सब नसीब के खेल होते हैं। मेरा नाम शीला है। हम 4 भाई बहन थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। हमारा घर भी बहुत छोटा था और वो काफ़ी टूटा हुआ था, लेकिन मेरे बाबा को कोई परवाह नहीं थी। हमारे साथ हमारी चाची भी रहती थी। मेरी माँ और मेरी चाची में आए दिन झगड़े होते रहते थे। ना कभी मेरी माँ और चाची की बनी और ना ही कभी हम बहन भाइयों की हमारी चाची के बच्चों से बनी। मेरी बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन सबको ढेर सारा दहेज चाहिए होता था। लेकिन हम गरीबों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, आपको क्या ज़रूरत है बड़े घर में दीदी का रिश्ता तय करने की? आप किसी हमारे जैसे ही घर में उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी माँ का कहना था, अगर वो मेरी बहन की शादी बड़े घर में करेंगी तो वहाँ उनकी बेटियाँ खुश रहेंगी। उन्हें किसी भी बात के लिए सोचना समझना नहीं पड़ेगा। मेरी माँ कहती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अभी पढ़ रही थी और साथ में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसी समय मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई और वो मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया, लेकिन मेरी माँ ने उसको मना कर दिया।
मैंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को समझाने की, पर उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। मजबूर होकर मैंने उस लड़के देव से कहा, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर उसने मुझसे कहा कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, ऐसी बात तो तुम्हें अपनी जुबान पर भी नहीं लानी चाहिए। अगर भगवान ने हमारा मिलन लिखा होगा तो ये दुनिया कितना भी हमें जुदा करने की कोशिश कर ले, मगर हम मिलकर ही रहेंगे। लेकिन हम कोई गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे। तुम हमेशा वही करना जो तुम्हारे माता पिता चाहें, उनकी इज्जत को नीलाम मत करना। मैं दिन रात भगवान से उस लड़के के लिए दुआ करती। तभी एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से ज़बरदस्ती तय कर दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस कम उम्र के लड़के को रोज़ाना बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन उस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब कमरे में आते ही मैंने उस बच्चे को देखा। मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि कमरे में वो लड़का नहीं आया था जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी की थी, बल्कि मेरे कमरे में वो लड़का आया था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने उससे कहा, देव, तुम यहाँ क्यों आए हो? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं आए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब सो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वो मेरी तरफ मोहब्बत से देखने लगा और कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। एक तरफ जहाँ मुझे खुशी हो रही थी, दूसरी तरफ अफसोस भी हो रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, अगर मैं ये शादी ना करती तो मेरी माँ मर जाती। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से कर दी, वरना भगवान जानता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आज भी तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों के आगे मजबूर थी। अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मुझे अपनी बहनों की खातिर ये शादी करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहनें कुंवारी रह जाती। मैंने सुना है मेरे माँ बाप को मेरी ससुराल वालों ने बहुत सारा पैसा दिया है, जिससे वो मेरी और बहनों की भी शादी कर सकते हैं। लेकिन तुम तो जानते हो कि मुझे पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दौलत के लालच में आकर तुम्हें धोखा दे दे। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मैं अपने प्यार को खो चुकी थी, और अपने प्यार को खो देना कोई आसान बात नहीं होती। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। देव ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब सच है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं तो ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई थी। भला ये सब कैसे हुआ? देव जो मेरा पति था, उसने मुझे बताया, ये एक लंबी कहानी है। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ की और मेरे पिताजी की कभी आपस में नहीं बनी। मैंने बचपन से ही दोनों को लड़ते देखा। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था, उन्हें बहुत याद करता था, लेकिन उन्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। पिताजी मुझसे कहते थे कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम उसके लिए रोया मत करो। अगर उसे तुम्हारी ज़रूरत होती तो वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। कुछ समय बाद ही माँ ने पिताजी से डिवोर्स ले ली और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गईं। माँ ने एक बार भी मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा था। उल्टा पिताजी को बोला कि तुम्हारा बेटा है, तुम ही इसे संभालो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा होकर तुम्हारी तरह ही निकलेगा, जिसे औरतों की आज़ादी बर्दाश्त नहीं होगी। माँ की ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था। कभी कभी माँ मुझे फ़ोन करती बात करने के लिए, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन मुझे पिताजी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, और जिससे शादी की है वो आदमी करोड़पति है। वो उसी के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई। अब तुम ऐसी औरत के लिए बिल्कुल भी मत रोना जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो। उस औरत को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अब हमारे घर में मेरी बुआ अपने पति और बच्चों के साथ आकर रहने लगी। पिताजी को भी उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं था। मुझे उन लोगों का हमारे घर में आना अच्छा नहीं लगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद था। मैं नहीं चाहता था मेरे घर में कोई शोर शराबा हो।
समय के साथ साथ मेरे पिताजी के कारोबार में भी तरक्की हो गई और हमारा स्टेटस भी चेंज हो गया। जिस दौलत के लिए मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी, पिताजी ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ कमा लिया था। मैं स्कूल से आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। मेरे पीछे पीछे मेरी बुआ मेरे लिए खाना लेकर आती और कभी कभी उनकी बेटी भी मेरे पास आकर बैठ जाती थी। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे मेरी बुआ का कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने उनसे एक दिन मना कर दिया। लेकिन मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ तो दूसरी शादी करके विदेश चली गई, अब तुम्हें तो किसी न किसी को संभालना ही होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर ही इस घर में आई हूँ, वरना आज के समय में कौन किसी का सोचता है। उनकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। पिताजी ने भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपने पिताजी से कहता कि आप भी दूसरी शादी कर लीजिए, तो वो मुझसे कहते कि मुझे औरत जात पर भरोसा नहीं करना। पिताजी की ये बात सुनकर मैं खुश हो जाता और सोचने लगता कि पिताजी मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं कर रहे, शायद पिताजी मेरा प्यार बांटना नहीं चाहते। कुछ ही साल गुजरे थे, मेरे पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। अब मैं बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी दूल्हा बने बैठे थे। उनके गले में हार पड़े थे और उनकी बराबर में एक औरत बैठी थी। मेरी बुआ मुंह बनाए खड़ी थी और उनके पति का मूड भी कुछ अच्छा नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, तुम कहते थे ना कि दूसरी शादी कर लो, तो आज मैंने दूसरी शादी कर ली। आखिर मैं भी कब तक अकेले जिंदगी जीता। मैंने पिताजी से कहा कि अगर आपको शादी करनी ही थी तो आपने पहले क्यों नहीं की, इस उम्र में आकर आपने शादी क्यों की। पिताजी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी क्यों की? क्या मैं तुम्हारी खातिर पूरी जिंदगी ऐसे ही रहता? कल को तुम भी शादी करके अपने बीवी बच्चों में मगन हो जाओगे, शायद तुम्हें भी मेरी फिक्र न रहे। वैसे भी आज के ज़माने में माँ बाप को पूछता ही कौन है। मैं उसी समय घर से बाहर चला गया। माता पिता तो औलाद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी कमी तो कभी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहा। देर रात जब मैं अपने घर पहुंचा, मैंने देखा कि कोई चोरी चोरी हमारे घर में घुस रहा है। वो मेरी दूसरी माँ के कमरे में गया था। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर है। माँ के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ आई। वो मेरी माँ का दोस्त था। वो उस आदमी से छुपकर बातें कर रही थी। कह रही थी कि कुछ दिन की बात है, मैं अपने पति के रिश्तेदार और बेटे को इस घर से निकाल दूंगी, ये सारी दौलत हमारी होगी। और वो दोनों बहुत हंस रहे थे। मैंने सोचा कि जाकर उनकी खबर लेता हूँ। मैं मुड़ा तो अचानक मेरी नज़र मेरी बुआ पर चली गई। वो रात को इस समय घर से बाहर जा रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि वो इस समय घर से बाहर क्यों जा रही हैं। घर की औरतों को क्या हो गया था? एक छुपकर बंद कमरे में गैर मर्द से हंस हंस कर बातें कर रही थी और दूसरी रात के इस समय घर से छुपकर बाहर जा रही थी। मेरी बुआ चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं ताकि मेरी सारी दौलत उनकी हो जाए, और उनकी बेटी जो मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी। और ये सब देखकर मेरा दिल बहुत ख़राब हो चुका था। मैं अपने पिताजी से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था। एक तो उन्होंने इस उम्र में शादी कर ली थी और शादी भी ऐसी औरत से की थी जो उनके काबिल नहीं थी। मैंने रात का सारा किस्सा पिताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि सब औरतें तुम्हारी माँ के जैसी नहीं होती। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा, आप क्यों हर बार तुम्हारी माँ करते रहते हैं? मैंने खुद उसे अपनी माँ नहीं बनाया। आपने खुद अपनी मर्जी से उस औरत से शादी की थी और उस औरत के लिए पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया था। अब तो आपने भी दूसरी शादी कर ली है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो आप दोनों की ज़िंदगियों में हूँ ही नहीं। आप लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। पिताजी ने कहा कि तुम भी अपनी शादी कर लो, कल को तुम्हारे भी बीवी बच्चे होंगे तो तुम्हें रिश्तों की समझ आ जाएगी। तुम्हारी बुआ की बेटी बहुत अच्छी है, उसने सारा घर संभाल रखा है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे चाहे। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत अकेला फील कर रहा था।
कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। मेरी दूसरी माँ मुझसे कहती थी कि जाओ अपने आप को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लो। मेरी दूसरी माँ मेरे पिताजी के सामने मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सगी माँ भी अपने बच्चों में बिजी थी, अब तो वो मुझे फ़ोन भी नहीं करती थी। मेरे पिताजी मेरा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय कर रहे थे। वो लोग मेरे घर के नीचे लॉन्च में बैठे थे। उसी समय मेरी बुआ की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, देव, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम ये घर बार छोड़कर चले जाएंगे। हम अलग घर में रहेंगे। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, क्योंकि पिताजी तो मुझे इस घर से निकाल देंगे। वो हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी कि मैं सोचकर बताती हूँ। मुझे उस पर हंसी आने लगी, क्योंकि अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी समय मेरी बुआ ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पिताजी और मेहमान भी ऊपर आ गए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की। फूफा जी बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो हो रहा था। जब फूफा जी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो अंदर आए तो उन्होंने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा, पर बुआ ने कहा कि बेटी को क्यों मार रहे हो? इस लड़के से पूछो जिसने मेरी बेटी को बहलाकर अपने कमरे में बुलाया था। जब इसको मेरी बेटी से शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों उसने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर रखा था। पिताजी के दोस्त जो घर पर आए हुए थे वो पिताजी को बुरा भला कहने लगे और हमारे घर से चले गए। पिताजी ने मेरे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने पिताजी को कहा कि सब कुछ झूठ है। मैंने अपनी बुआ की बेटी से कहा कि तुम तो सब कुछ जानती हो ना, तुम पिताजी को बताओ कि सच क्या है। उसने भी कहा कि देव, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे पहले मोहब्बत के वादे किए और अब इनकार कर रहे हो। तुमने मुझे खुद ही अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसने पिताजी से कहा कि मैं देव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब ये मुझसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर ये बच्चा गिरा दूँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं पिताजी को बार बार बता रहा था कि ये सब कुछ सच नहीं है, लेकिन उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। वो मुझे बुरा भला कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की थी। तभी मेरे फूफा कहने लगे, अभी अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवा दो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। पिताजी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। वो मुझे धक्के मारकर घर से निकालने लगे। उन्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही थी, जबकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे कि मुझे औरतों से कितनी नफरत है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, पिताजी के जिद करने पर भी कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी दौलत से नहीं। उस रात मैं खाली हाथ अपने घर से हमेशा के लिए निकल गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास मैं चला जाता। थककर मैं वहीं सड़क पर बैठा था और सोचने लगा कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे अपने पिताजी का यूं बदलता हुआ अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ था। मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था, पर उन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया और अपने ही सगे बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं गुस्से में घर से ऐसे ही आ गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं वहीं सड़क के किनारे एक बेंच पर लेटे लेटे सो गया। सुबह ट्रैफिक की आवाज़ से मेरी आंख खुली। बच्चे अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहे थे। मैं सोचने लगा कि मेरी माँ भी ऐसे ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती होगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाती, मेरे पीछे पीछे भागती। ये सब कुछ सोचकर मेरी आंखें नम होने लगी थीं कि अचानक मैंने इधर उधर देखा तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया था। मेरा मोबाइल भी घर पर ही रह गया था। मैं अपने गले में एक चेन पहने हुए था। उसको बेचकर मैं एक होटल में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने खुद अपनी जेब में पैसे रखे थे। वेटर मुझे सर से पैर तक घूर रहा था। मुझे वहाँ सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शोर सुनकर एक लड़की आई और उसने मेरे पैसे दे दिए। मैं उस वेटर से कह रहा था कि मेरे पैसे चोरी हो गए,
लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की ने मेरा बिल दिया और जाने लगी। मैं भी उसके पीछे चला गया और उस लड़की से पूछा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दिए। तो वो कहने लगी कि इंसानियत के नाते मुझे तुम एक शरीफ लड़के लगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन उस लड़की ने कहा, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, अब मुझे अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे भी आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली थी, मैं अपनी पसंद का खाना खाना चाहती थी। तुम क्या जानो, मेहनत से पैसे कमाना आसान नहीं होता। उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया और वहां से चली गई। 2-3 दिन मैं ऐसे ही सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। कुछ दिनों बाद फिर मुझे वो लड़की दोबारा मिली। मैंने उससे कहा, अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा क्योंकि मुझे एक दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो उस लड़की से ही करूंगा। मैं उसका पीछा करने लगा। वो लड़की एक मोहल्ले में रहती थी। अब मैं रोज़ ही उस लड़की के घर के पास जाकर खड़ा हो जाता था। उसके घर से लड़ाई की आवाज़ें आती रहती थीं। मुझे अपनी माँ के बाद जिस लड़की से मोहब्बत हुई थी वो ये लड़की शीला थी। पिताजी ने मुझे ढूंढ लिया और घर वापस ले गए। मैंने भी पिताजी से कह दिया कि मैं शीला से ही शादी करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुआ और फूफा इतना गिर सकते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर मुझे एक औरत ने धोखा दिया। जिस औरत से मैंने दूसरी शादी की थी वो मुझे दौलत के लिए छोड़कर चली गई। अगर वक्त रहते मुझे उस औरत की सच्चाई पता नहीं चलती तो शायद आज हम सड़क पर होते। वो तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गई होती। तुम्हारी बुआ को भी मैंने घर से निकाल दिया है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि हम बाप बेटों की जिंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। मैंने पिताजी से कहा कि मैं शीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए पिताजी। पिताजी ने कहा कि हो सकता है वो भी दौलत के लालच में तुमसे शादी करना चाहती हो और शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाए, फिर तुम क्या करोगे? मैंने पिताजी से कहा कि मैं पहले उस लड़की को आजमा लूंगा, फिर उससे शादी करूंगा। मैं वापस उस मोहल्ले में चला गया और शीला से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत समय लगा उसको मनाने में, फिर भी वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। शीला ने मुझसे कहा कि मुझे मोहब्बत और इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं, मैं थोड़ा बहुत जितना भी कमाता हूँ उनकी दवाई में लग जाता है, मैं तुम्हें कभी बहुत सारा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन उसने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और अपना घर चला लेंगे, तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। मुझे बस तुमसे इज्जत और मोहब्बत चाहिए, बदले में मैं तुम्हें वफा और तुम्हारा साथ दूंगी। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उसने अपने जुड़े हुए पैसे निकाल कर मुझे दे दिए। एक बार भी नहीं सोचा, वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहती है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं उसके कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर चला गया। उसकी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब लड़के से कभी भी नहीं करूँगी। मैं उसके घर से वापस आ गया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि मैं तो अमीर ख़ानदान का इकलौता लड़का था। शीला मेरे पास आई और रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी, हम भागकर शादी कर लेते हैं। जब मैंने ये सब कुछ पिताजी को बताया तो पिताजी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब उस लड़की को मैं आजमाऊंगा। पिताजी तुम्हारे घर चले गए। तुम्हारी माँ से कहा कि वो तुम्हारे घर के हालात बदल देंगे और उनके बेटे को नौकरी देंगे, उनकी बेटियों की शादी करवाएंगे, वो उनके घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है, मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो 16 साल का है, मुझे उसकी आपकी बेटी से शादी करनी है। ये बात सुनकर उसकी माँ मान गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ,
जब पिताजी ने मुझे घर आकर बताया कि उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा, मोहब्बत से कभी किसी का पेट नहीं भरता। उस दिन मैं दूसरी बार रोया था, पहले अपनी माँ के लिए और दूसरी बार मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसके लिए। कुछ दिनों बाद तुम मुझसे मिलने आई। मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि ये मेरा घर है। जो मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं इस घर में नौकरी करता हूँ। तुमने मुझसे कहा कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। मेरी माँ दौलत के लालच में मेरी एक 16 साल के लड़के से शादी कर रही है। मुझे दौलत नहीं चाहिए और ना ही बड़ा घर चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। पिताजी ने भी हमारी सारी बातें सुन ली थीं, पर मैं उस दिन आ नहीं सका और तुमने मजबूरी में उस लड़के से शादी कर ली। तुम मुझे फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तुमसे मुझे पहली बार मोहब्बत हुई थी और तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। यहाँ मेरे घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम कभी मेरे साथ बेवफाई मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर ये सब बातें कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिसने मुझे इतना कुछ दे दिया था। मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। मेरी बहनों की शादी भी अच्छी जगह पर हो गई थी। मेरे भाई की नौकरी लग गई थी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी शादी को अब 5 साल हो चुके थे और हमारे 2 बच्चे थे। मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। दौलत सब कुछ नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है और एक अच्छे साथी का मिल जाना भगवान के कर्म की बात होती है। जो लोग सच्ची मोहब्बत छोड़कर दौलत के पीछे भागते हैं, उन्हें दौलत तो मिल जाती है, लेकिन कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिलता। दौलत को छोड़कर मोहब्बत की कद्र करना सीखो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।